हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो ऑर्गेनिक का सफ़र हमारा जारी है। एल्काइल हैलाइड पढ़ा रहा हूँ मैं। ये ऑर्गेनिक की 7th वीडियो है, लेकिन माफ़ी चाहूँगा, इसमें मैं एल्काइल हैलाइड के बीच में थोड़ा एरोमेटिक्स एंड एक रिएक्शन बस हॉफमैन ब्रोमाइड कवर कर रहा हूँ। फिर 8th से फिर एल्काइल हैलाइड ही आ जाएगा, और इससे पहले में भी सब में एल्काइल हैलाइड ही है। तो बस एक बीच में मैंने एक रिग्नार्ड रिएजेंट जो इससे पहली वीडियो में है, और एक ये हॉफमैन ब्रोमाइड एंड एरोमेटिक, ये कवर करने की माफ़ी चाहूँगा। फिर एल्काइल हैलाइड ही आने लगेगा 8th में 9th में, जब तक भी ख़त्म होएगा चैप्टर। क्योंकि ये बीच में क्या है ना, एरोमेटिक आ जाएगी तो हर चैप्टर में कन्वर्जेंस आएंगे, तो उन्हें करने में आपको आसानी होगी। और धीरे 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 एरोमेटिक लास्ट तक चलती रहेगी। पूरी एरोमेटिक नहीं ले रहा हूँ, पार्शियल ले रहा हूँ, जो कि आगे मुझे बीच बीच में काम आएगी। तो सबसे पहले बच्चों को दिक्कत आती है, मैंने देखा एरोमेटिक में नोमेनक्लेचर। एलिफेटिक का तो वो समझ जाते हैं, तो एरोमेटिक का नोमेनक्लेचर समझाते हैं। चलिए, ये हो गई हमारी बेंजीन। अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स भी लिख सकते हैं, अंदर सर्कल भी लिख सकते हैं। ये बेंजीन हो गई। उसके बाद ये हो गया हमारा फिनाइल। रिंग भी लिख सकते हैं और अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स। फिनाइल। अब पोजीशंस की बात करते हैं। बेंजीन की 6 की 6 पोजीशन सिमेट्रिकल हैं। कहने का मतलब, अगर आप यहाँ कोई ग्रुप लगाएं, मान लीजिए एक्स ग्रुप लगाया आपने, यहाँ लगाएं तो एक ही बात होगी। मतलब 6 पोजीशन में से कहीं पर भी लगाएं तो एक ही बात कहलाएगी। लेकिन नॉर्मल ट्रेंड में हम यहीं लगाते हैं पहले नंबर पे, भाई हाथ ही नॉर्मल ऐसे ही चलता है। तो फिर जो पहले नंबर पे लगाएंगे वो फर्स्ट पोजीशन हो गई हमारी, या कहीं पे भी लगा देंगे तो वो फर्स्ट पोजीशन कहलाएगी। लेकिन ट्राई करिएगा कि यहीं पे लगाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन दोनों पोजीशंस पे अगर ग्रुप लगा है तो उनको ऑर्थो कंपाउंड्स बोलते हैं और रिप्रेजेंट करेंगे ओ से। यानी फर्स्ट और सेकंड पे अगर, यानी कि फर्स्ट अगर ये है, ध्यान से देखो, तो ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है। ये दोनों मेटा है, यानी एक कंपाउंड के अंदर 2 ऑर्थो होते हैं, 2 मेटा होते हैं और एक पैरा होता है। तो ऑर्थो समझ गए आप। उसके बाद ये पोजीशंस कहलाती हैं मेटा और रिप्रेजेंट करेंगे एम से। और एरोमेटिक में मैंने देखा है ज़्यादातर नोमेनक्लेचर वही वाला है। वही वाले का मतलब ज़्यादातर, देखिए नीचे तो नहीं चला गया बोर्ड से बच्चों, देखो, तो मतलब ज़्यादातर वैसा वाला है, ऑर्थो मेटा पैरा। IUPAC का कम है थोड़ा। तो फिलहाल ऑर्थो पोजीशन समझ गए, मेटा एंड पैरा पोजीशन। तो बीच में माफ़ी चाहूँगा इन दोनों रिएक्शंस को कराने की, एरोमेटिक एंड हॉफमैन ब्रोमाइड। लेकिन अगले से फिर कंटिन्यूएशन में 8th वीडियो एल्काइल हैलाइड की फिर से शुरू हो जाएगी। बस बीच में एक 6th और 7th वीडियो समझ लो, थोड़ी बाय द अदर वे हो गई है, पर ज़रूरी है ये थोड़ी, इसलिए कराई मैंने। इसके बाद लगातार चलेगा बस नॉर्मल, चैप्टर टू चैप्टर। चलिए, सही है सर, वेरी गुड। चलिए और देखते हैं कंपाउंड्स के नाम। ऑर्थो मेटा पैरा आप समझ ही गए हैं, फिनाइल ग्रुप आप समझ ही गए हैं, सही है, शाबाश, गुड।
अब देखते हैं और कंपाउंड्स। फिनॉल, ये भाई हमारा, इस भाई का नाम है फिनॉल, उतारिए। अब अगर ऑर्थो पोजीशन पे दो दो OH लगे हों तो इसे कहेंगे कैटाचॉल। कैटाचॉल, कैटचॉल, कैटचॉल, कैट वॉक नहीं, कैटचॉल। दो OH मेटा पे लगे हों तो इसको कहेंगे रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। ठीक बात। दो OH पैरा पोजीशन पर लगे हों तो उसे कहेंगे पैरा क्यूनॉल, पैरा क्यूनॉल। उतारिएगा। इसके बाद है हमारा एनिलीन। चेक करिएगा सभी बच्चे। इंक डाल लूँ नहीं तो हल्का हल्का हो जाएगा ना, फिर मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। इंक लगातार डालनी चाहिए, दिमाग के अंदर भी इंक डालते रहा करो, चलता रहेगा। एनिलीन, इसका नाम टॉल्वीन। चेक करो। उसके बाद दो CH3 लगा दिए मैंने। ऑर्थोजाइलीन। सिमिलरली मेटाजाइलीन एंड पैराजाइलीन अपने आप लिख लीजिएगा। ये हो गया मेटाजाइलीन। चेक करिए यहां तक। ठीक बात है। आगे देखते हैं। इसका नाम लिखिए सोचकर। इसका नाम लिखिए सोचकर। इसका नाम लिखिए सोचकर। इन चारों के नाम लिखो। लिख लिए, चलिए। बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। सेकंड वाले का नाम बेंजोनाइट्राइल। थर्ड वाले का नाम ऑर्थोसेलीसेल्डिहाइड, सेलीसेल्डिहाइड। चेक करो, दिख रहा है। इस वाले का नाम बेंजोइक एसिड। फिर चारों लिख रहा हूं मेरे बच्चों। तो ये बस माफ़ी चाहूँगा, एल्काइल हैलाइड के बीच में मैंने आपको ये दो रिएक्शन पढ़ा दी अलग से। हॉफमैन ब्रोमाइड पढ़ाऊँगा जो कि, और एरोमेटिक्स। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। लगातार हर चैप्टर में कन्वर्जन अटकेंगे नहीं, वरना फिर लगातार पता चलता कि चैप्टर जैसे करा रहा हूँ एल्काइल हैलाइड, 4-5 क्वेश्चन रह जाते, हर एक में रह जाते, क्या फ़ायदा। चलिए और देखते हैं।
इसका नाम लिखिएगा। इसका नाम लिखिए। तो देखते हैं, इसका नाम है बेंजामाइड। बेंजामाइड ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड। और बेंजीन पे अगर OH और CH3 साथ साथ हो तो उन्हें क्रीसॉल्स बोलते हैं। तो इसका नाम हो गया ऑर्थोक्रीसॉल। इस कंपाउंड का नाम एसिटॉक्सी बेंजीन। उतारिए सारे। और जो एरोमेटिक है ना, वही मान के चलो मेरे ख्याल से 6-7 रिएक्शन पे बेस्ड है, उनमें ही समझ आ जाएगा। मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसी वीडियो में एरोमेटिक काफ़ी समझ आ जाएगी आपको। चलिए मैं मिटाता हूँ। इसके बाद और नाम लिख रहा हूँ। सर कितने नाम हैं? अरे लिखते रहो बच्चों यार, तुम थक जाते हो जल्दी। चलिए तो देखते हैं। अब ये हुआ हमारा नए 4 कंपाउंड लिख रहा हूँ। मुझे लग रहा है लंबे लंबे हो गए, 3 ही लिख रहा हूँ। चलो तो इन तीनों के तो आप समझ गए भाई साहब। चलिए इनके नाम लिखते हैं। इसका नाम है एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन। इसका नाम है सिनेमिक एसिड। सिनेमा नहीं, सिनेमिक एसिड। इसका नाम है क्यूमीन। क्यूमीन। चेक करिएगा। और लिखता हूँ, इन तीनों के नाम और लिखिए। फिनॉल जहाँ लिखा है ना, वहाँ एक नाम और लिख लीजिएगा, कार्बोलिक एसिड। जहाँ फिनॉल लिखवाया है वहाँ कार्बोलिक एसिड और लिख लो बच्चों। क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसा एसिड कौन सा है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, तो वो एक कार्बोलिक एसिड फिनॉल हो गया। ओहो, बेंजोफिनॉन।
और एक ये दूसरा आ गया पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड आ गया। बोलो आ गया समझ, यहाँ तक नहीं आया? चलिए और नाम लिखवाता हूँ, उतारते रहना। चलिए देखते हैं। SO2Cl, SO3H, ये हो गया। ये हो गया। चेक करो इन तीनों के, मतलब थोड़े नाम लिखने सिखा रहा हूँ जिससे कि आगे जाके थोड़ी दिक्कत कम हो हमें। मैंने कहा ना इस वीडियो में एरोमेटिक्स और हॉफमैन ब्रोमाइड बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और इससे पिछली वीडियो में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ओजोनोलिसिस, और उससे पहले एल्काइल हैलाइड चल ही रहा था, और इस वीडियो के बाद भी सारा एल्काइल हैलाइड चलेगा जब तक वो पूरा ख़त्म नहीं हो जाता। फिर अगला चैप्टर, अब बीच में कुछ नहीं आएगा, बस जो आना था इन दोनों वीडियो में आ चुका। चलिए देखते हैं। इसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ओह बहुत लंबा नाम हो गया भाई। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। उतार लो बच्चों जल्दी से। तो इसका नाम लिखने के लिए मैं इसे मिटाना पड़ रहा है, जगह कम पड़ गई। इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। वैसे जो मिटाया उसका नाम तो आपको आता ही होगा, लिख लो क्लोरोबेंजीन। उसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसका नाम ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। यहां तक आ गया। इसका नाम मेटा पे है, देखो मेटा नाइट्रो बेंजोइक बोलो आ गया बच्चों। उसका देखो मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। चेक करो आप सब। तो काफ़ी सारे नाम हो गए। चलिए अब रिएक्शन शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुल मिला के एरोमेटिक में बहुत रिएक्शन होंगी, मान लो हो सकता है 15 हो 20 हो, लेकिन मैं आपको भी फ़िलहाल 7 या 8 करा रहा हूँ इसमें। उसी से मेरा काफ़ी काम आगे तक स्मूथ चलता रहेगा, बीच में कुछ और नहीं पढ़ाना पड़ेगा। बस वीडियो 6 और 7 की माफ़ी चाहूँगा बीच में,
कभी आप सोचो सर मिक्सचर पढ़ाने लगे, मिक्सचर ना, मिक्सचर नहीं है, एल्काइल हैलाइड ही चल रहा है, फिर एल्कोहल फिनॉल ही चलेगा, प्रॉपर चलेगा। बस ये 6ठी और 7वीं वीडियो की थोड़ी मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। चलिए सर कोई बात नहीं, आपके लिए इतना भी कर लेंगे हम, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं पहली रिएक्शन से। जैसे मैंने कहा 7 या 8 में मामला कंट्रोल में आ जाएगा। तो पहली उसमें से पहली आ रही है फ्रिड्रल एंड क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिड्रल एंड क्राफ्ट, फ्रिड्रल एंड क्राफ्ट। देखिए हल्का लग रहा, मुझे लग रहा मामला। हल्का दिख रहा बच्चों? फ्रिड्रल एंड क्राफ्ट। तो फर्स्ट रिएक्शन समझा रहा हूँ, फ्रिड्रल एंड क्राफ्ट रिएक्शन। तो लिखो इसमें, इन दिस रिएक्शन बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, मतलब ये रिएक्शन इज गिवन बाय benzene and its derivatives, benzene and its derivatives। तो डेरिवेटिव्स वही सारे थे जो अभी मैंने बनाए थे, ये कह सकते हैं। दूसरा वो एल्काइलेशन पॉसिबल है, फॉर्माइलेशन एंड एसिटाइलेशन। यानी इस रिएक्शन से एल्काइलेशन, जैसे हेलोजिनेशन होता है, तो हेलोजिनेशन का मतलब होता है बेंजीन का या किसी भी चीज़ का एक एच हटा करके हेलोजन को लगाना। नाइट्रेशन क्या होता है? किसी भी एक एच को हटा करके NO2 लगाना। सल्फोनेशन क्या होता है? सल्फोनेशन होता है, एक मिनट रुकिए, सल्फोनेशन होता है एक एच हटा करके क्या लगाना बच्चों? SO3H। सल्फोनेशन मतलब समझ गए ना, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, एल्काइलेशन, मेरे ख्याल से भाई इतने नेशन होते हैं। तो एल्काइलेशन। अच्छा, थर्ड पॉइंट इसका, रिएक्शन occurs in presence of FeCl3 और AlCl3। तो AlCl3 या FeCl3 और जितनी भी एरोमेटिक रिएक्शंस हैं सब की सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस हैं, यानी ऑल रिएक्शंस एरोमेटिक। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
जब मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा, फिलहाल तो लिख लो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैकेनिज्म के चक्कर में थोड़ा सा ऑर्गेनिक और डाउन चली जाती है। तो ये चारों पॉइंट नोट कर लो। शुरू करते हैं फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन को पढ़ाना। तो फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन शुरू कर रहे हैं। अब पहली बना रहा हूँ मैं, देखिएगा, पर अभी मैकेनिज्म से नहीं, ये ध्यान रखना, जब मैकेनिज्म से आएगी, जब आएगी। फिलहाल तो 12th लेवल पे चल रहा है मामला। तो एल्काइलेशन समझा रहा हूँ। इसमें हम बेंजीन को एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे, मतलब बेंजीन या उसके डेरिवेटिव को। एल्काइलेशन में हम कराएंगे एल्काइल हैलाइड से बेंजीन या उसके जिसकी भी डेरिवेटिव से करनी है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो फिलहाल तो जब मैकेनिज्म आएगा तब आएगा कि भाई CH3Cl AlCl3 से कंबाइन होगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा, वो कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा या जो भी होगा वो फिर एंट्रेंस में आएगा। मतलब जो मैंने बताया था ना, जब एल्काइल हैलाइड ओवर हो जाएगा तो जितनी भी वीडियो जब तक की आई होंगी एल्काइल हैलाइड के ओवर होने तक, उनमें जितनी भी रिएक्शंस हैं उनमें जिनके मैकेनिज्म ज़रूरी हैं वो आएंगे। वो एक्स्ट्रा वीडियो बीच में हर चैप्टर के बाद आया करेगी। दैट इज़ यू कैन से रिलेटेड टू एंट्रेंस। और जिसको नहीं पढ़ना होगा एंट्रेंस, वो अपना उस वीडियो को नहीं पढ़ेगा, सीधा एल्कोहल फिनॉल पे चला जाएगा अगले चैप्टर में। और जिसने एंट्रेंस पढ़ना होगा वो एल्काइल हैलाइड के बाद जो वीडियो आएगी वो पढ़ लेगा। एल्कोहल फिनॉल के बाद फिर जो एंट्रेंस वीडियो, उसका नाम ही रख दूंगा मैं एंट्रेंस वीडियो। बहुत बढ़िया। तो बेंजीन का एक H निकला और Cl निकल गया। फिलहाल CH3 से रिप्लेस हो गया, टॉल्वीन बन गया। तो ये फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन चल रहा है। ए का मतलब कौन सा वाला सेक्शन चल रहा है? ये एल्काइलेशन, एक और एल्काइलेशन समझा देता हूं। तो इसमें हमने डाला CH3CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब क्या होगा ना, जैसे फिनॉल एल्कोहल आएगा तो उसमें कन्वर्जेंस आएंगे, फिर वो आएगा नेक्स्ट, तो उसमें एरोमेटिक के कन्वर्जन, नहीं तो फिर बैठे रहते, कभी ना कभी तो पढ़ाना ही पड़ता। तो ये आया आपका CH2CH3 इथाइल बेंजीन। बोलो आ गया समझ? अब हम इसका बी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्माइलेशन। यानी उसमें हम बेंजीन को फॉर्माइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे। फिर हम पढ़ेंगे एसिटाइलेशन। तो इसको बी बना देता हूँ। बन गया? हाँ सर बन गया, वेरी गुड, वेरी नाइस। फॉर्माइलेशन, देखो बच्चों हल्का तो नहीं आ रहा, इंक डालूं क्या? नहीं आ रहा तो सही है, चलो। फॉर्माइलेशन, तो फॉर्माइलेशन के बाद डाल लूंगा चलो इंक। बेंजीन प्लस HCOCl, AlCl3,
अब वही बेंजीन का एक H निकलेगा। आपको से तो क्या चल रहा है कि एरोमेटिक मैंने बताया ना, वो जो आएगी वीडियो एंट्रेंस वीडियो, उसमें सबके मैकेनिज्म काफ़ी हद तक कंसेप्ट आएंगे। जो ये सोच रहा हो जी हाई फाई ऑर्गेनिक पढ़नी है तो वो उसको भी पढ़े, इन्हें भी पढ़े, ये भी ज़रूरी है वो भी ज़रूरी है। लेकिन जिसको बोर्ड की पढ़नी है वो एंट्रेंस वीडियोस ना पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने अलग अलग डिस्टिंग कर दिया, पहले चैप्टर फिर उसका एंट्रेंस, फिर चैप्टर फिर उसका एंट्रेंस, फिर चैप्टर फिर उसका एंट्रेंस। हो सकता है किसी किसी चैप्टर में एंट्रेंस की 2 बन जाएं भैया, वो तो देखो अब कितना क्वेश्चन आए हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो एंट्रेंस E1 E2 उस चैप्टर की, फिर नेक्स्ट क्या आएगी, चलिए एंट्रेंस की वीडियोस के नाम ही ऐसे डाल दूंगा मैं, E1 E2 E3 E4 E5। तो एंट्रेंस वीडियो E1 मतलब फर्स्ट वीडियो ऑफ एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो इंक डाल लेता हूं फिर मैं, और क्या। सी रिएक्शन एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन मीन्स बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स को एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन। वैसे जरूरी नहीं है कि आप एसिटाइल क्लोराइड से, प्रोपेनॉइल क्लोराइड से भी करा सकते हैं, वो आपके हाथ में है। लेकिन फिलहाल तो एसिटाइलेशन नहीं कहेंगे उसे, ना कोई कुछ और कहेंगे, लेकिन हाँ रिएक्शन ऐसी होगी जैसे हो रही है। एनहाइड्रस AlCl3, बेंजीन का एक H, तो यहाँ पे क्या बना देखो, बेंजीन के ऊपर आ गया CO और CH3 यानी एसीटोफिनॉन, चेक करो। तो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन समझ गए मेरे बच्चों। जब इसके कन्वर्जेंस आएंगे ना, मैंने बताया इसी में आएंगे सब, कोई बात नहीं लंबी हो जाएगी वीडियो तो 2 बारी में देख लेना, लेकिन फिर कनेक्टिविटी नहीं आएगी। चलिए अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एरोमेटिक की रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन नंबर 2 हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन एल्काइल हैलाइड वाली टेबल में आ चुका है आपका, उस वाले उसमें क्या नाम है चैप्टर में, तो यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ, 2 मिनट का काम है वैसे तो, खैर कर ही देता हूँ, चलो दोबारा हो जाएगी क्या हुआ। लेकिन हाँ डिटेलिंग नहीं बोल रहा हूँ, सीधी रिएक्शन ही करके बता रहा हूँ। बेंजीन, चलिए इसके किसी डेरिवेटिव के साथ कर देते हैं। मान लो बेंजेल्डिहाइड है। अब बेंजेल्डिहाइड कैसा डायरेक्टिंग होगा बताओ। सी देखो स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड और H ऊपर। तो जिस ग्रुप पे यहाँ पे जो ग्रुप लगा है अगर उसमें अनसैचुरेशन आ रहा है तो कैसा डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। तो अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बता देता हूं, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एंड डार्क होता है, मैंने आपको बताया था। तो बताइए किस पोजीशन पर क्लोरीन जाएगा, मेटा पर जाएगा सर, मेटा, बिल्कुल सही है। तो ये बन गया मेटा क्लोरोबेंजेल्डिहाइड, नाम लिख लेना, मेटा क्लोरो बेंजेल्डिहाइड। तो मैंने उसके एक डेरिवेटिव के साथ हेलोजिनेशन करके आपको दिखा दिया। बोलिए आ गया समझ, आ गया सर। थर्ड रिएक्शन कराने जा रहा हूं मैं, नाइट्रेशन,
फोर्थ कराऊंगा मैं आपका, भाई पहली हो गई एल्काइलेशन, दूसरी हो गई ये हेलोजिनेशन, तीसरी नाइट्रेशन, चौथी रिएक्शन कराऊंगा सल्फोनेशन, और मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक काम निबट जाएगा। चलिए देखते हैं। ओह, ये गिर गया भैया मारकर। चलिए, तो थर्ड रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, ठीक बात है, नाइट्रेशन चेक करिएगा। अब नाइट्रेशन में क्या होता है, वैसे जो शब्द ही बता रहा है अपने आप में कि H हटके NO2 लगेगा। जैसे एल्काइलेशन में H हटके क्या लगता है, एल्काइल ग्रुप। हेलोजिनेशन में H हटके क्या लगता है, हेलोजन। तो नाइट्रेशन में बेंजीन के एक H हटके क्या लगेगा, NO2। reagents are concentrated HNO3 oblique concentrated H2SO4। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आएगा बाद में उसी एंट्रेंस की इवन वीडियो में। तो रिएजेंट आर ये दोनों हो गए। अब देखते हैं बेंजीन के साथ ही करके देख लेते हैं पहले। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन जो मैंने कराई उसमें थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है, वो नोट कर लीजिए, बताना भूल गया मैं वहाँ पर। एनालीन एंड नाइट्रोबेंजीन डू नॉट अंडरगोज फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ, नोट कर लेना। कौन कौन लोगों के साथ आपको फिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है, रीजनिंग में आएगा, इसी चैप्टर की रीजनिंग में आ जाएगा या नेक्स्ट में आ जाएगा। एनालीन एंड नाइट्रोबेंजीन, ये दोनों जो कंपाउंड्स आप देख रहे हैं डू नॉट अंडरगोज फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, डू नॉट गिव फिडरल एंड क्राफ्ट, फिडरल क्राफ्ट, डू नॉट गिव फिडरल एंड क्राफ्ट रिएक्शन। अब ये बेंजीन बना दिया मैंने, रिएजेंट लिखा HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 ऑब्लिक कंसंट्रेटेड H2SO4। ये कंसंट्रेटेड वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है। अब हमने क्या करा, देखना ध्यान से, बिना मैकेनिज्म के समझा रहा हूँ अभी चीज़ें। तो मैंने HNO3 को ऐसे लिख दिया, HONO2, बेंजीन का एक H निकला और सल्फ्यूरिक एसिड ने ये वाटर निकाल दिया। देखो चेक करो, तो बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, नाइट्रो ग्रुप आ गया, यानी नाइट्रोबेंजीन बन गई। चेक करो सब बच्चे। फोर्थ रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, सल्फोनेशन। कौन सा नेशन, सल्फोनेशन, ये है फोर्थ। चेक करो सब बच्चे। अब फिर वही, इसका रिएजेंट क्या होगा, ये सारी रिएक्शन बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव सब लोग देंगे, ये समझना, खाली बेंजीन के साथ नहीं है। तो रिएजेंट आर, इसमें आर नहीं है, एक ही है, फ्यूमिंग्स ऑफ H2SO4,
रिएजेंट जो है इसका सल्फोनेशन का कौन है, फ्यूमिंग्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ओलियम भी लिख सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि फ्यूमिंग्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 का नाम ओलियम ही होता है। H2S2O7 तो इसमें ध्यान रखिएगा हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4 होना चाहिए। जरा भी डाइल्यूट होगा ना तो दोबारा से सल्फोनेशन होने के बाद रिएक्शन वापस चली जाएगी, बेंजीन बन जाएगा, डीसल्फोनेशन हो जाएगा। यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 के फ्यूमिंग्स होने चाहिए। अब मैंने इस सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिख दिया, यहां से H निकला, चेक करो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आपको सर ये तो बहुत आसान पढ़ा रहे हो। तो जिस बच्चे ने ये कोर्स कर रखा हो वो E1 E2 E3 वीडियोस देख ले, एंट्रेंस की सब कुछ है। देखो आसान भी है हार्ड भी है। E1 E2 E3 E4 वो एंट्रेंस बेस्ड वीडियो होंगी ऑर्गेनिक की, और जो बाकी चल रहा है चैप्टर वो 12th लेवल पे ही चल रहा है। बार बार बोल रहा हूँ मैं, कोई ये ना सोचे कि सर बहुत आसान पढ़ा रहे हो। तो ये नीट वीट का लेवल तो एंड बोर्ड लेवल में ही कवर हो जाएगा, लेकिन जैसे IIT एडवांस मेंस करना वो E1 E2 E3 E4 वीडियोस को फॉलो करो, और जिसको ऑर्गेनिक में बोर्ड लेवल प्लस नीट लेवल करना है वो नॉर्मल चैप्टर्स को फॉलो करो। बाकी तो सब कुछ सब कर ही सकते हो, तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम जरूर लिखा करो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो रिएक्शन नंबर 4 हो गई। अब रिएक्शन नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूं, और 6th रिएक्शन मैंने उसमें पढ़ाई दी थी आपको एल्काइल हैलाइड के साथ। कौन सी, डाइजोनियम सॉल्ट वाली। तो मैंने कहा था ना टोटल 7 और रिएक्शन में ही सारी ऑर्गेनिक एरोमेटिक निबट लेगी, मतलब काफ़ी। तो कहने का मतलब 4 और एक वो डाइजोनियम क्लोराइड वाली जो एल्काइल हैलाइड के चैप्टर में पढ़ाई थी 5, 6th वाली और 7th वाली पढ़ाने जा रहा हूँ। तो 5th रिएक्शन और देख लेते हैं, विगरस ऑक्सीडेशन। तो 5th रिएक्शन और पढ़ा देता हूं, विगरस ऑक्सीडेशन। विगरस ऑक्सीडेशन, तो इस विगरस ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि मैं काफ़ी सारे कंपाउंड्स लिखूंगा, काफ़ी सारे। उन सभी में अगर हम एल्कलाइन KMnO4 डालेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर हमने लिख दिया एक और एल्काइल ग्रुप CH2CH3 लिख दिया, और बड़ा एल्काइल ग्रुप लिख दिया, मान लो R ही लिख दिया एक जनरल। फिलहाल CH2OH लिख दिया, CH डबल बॉन्ड CH2 लिख दिया, फिलहाल CHO लिख दिया। और समझिएगा, मतलब अगर बेंजीन के ऊपर CH2 आ गया ना यहाँ पे, जस्ट यहाँ पर, तो इसके आगे कुछ भी हो, समझना ध्यान से, कुछ भी हो वट तो हमेशा बेंजोइक एसिड ही प्रोडक्ट मिलेगा एल्कलाइन KMnO4 डालने पर। यानी मैं इन सभी में
ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एल्कलाइन KMnO4। हर एक केस का आंसर फाइनल बेंजोइक एसिड होगा, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। यानी ये सब यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से ऐसे पीछे भी जा रहा है, डॉट 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 ऐसे, समझ रहे हैं। तो यहाँ से ऐसे ऐसे ये सब, यानी ऑल कंपाउंड्स, ये जो जितने आपको दिख रहे हैं सबके विगरस ऑक्सीडेशन पे फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। मेन बात है कि बेंजीन से अगर यहाँ पहली पोजीशन पर CH2 आ गया ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन में ये वाला CH2 ना पहले CO में बदल जाता है कीटोनिक ग्रुप में, और वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके बेंजोइक एसिड ही बनाता है फिलहाल तो। चलिए, तो ऑक्सीडेशन समझ गए आप लोग एरोमेटिक्स का। तो कुल मिला के एरोमेटिक्स में जो रिएक्शंस आई हैं, अगर उनको मैं सम अप करूं शॉर्ट में, तो कैसे होंगी देखिए। ऑक्सीडेशन, any alkyl group on benzene, halogenation, नाइट्रेशन, चेक करिएगा। उसके बाद सल्फोनेशन, फ्यूमिंग्स ऑफ concentrated H2SO4, सॉरी ये यहाँ बेंजीन से जाएगा है। तो हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, विगरस ऑक्सीडेशन और एल्काइलेशन। AlCl3 और एक ये फॉर्माइलेशन RCOCl AlCl3, चेक करिएगा। यानी ये शॉर्ट में हमारा पूरा एरोमेटिक्स कह सकते हैं। फिलहाल विगरस ऑक्सीडेशन पे बताइए क्या मिलेगा। बेंजोइक एसिड मैंने आपको बताया था, ये आपका हेलोजिनेशन है, क्या आएगा बेंजीन के ऊपर X। ये आपका नाइट्रेशन है, बेंजीन के ऊपर क्या लाएगा ये NO2, चेक करिए। फ्यूमिंग्स ऑफ H2SO4 क्या करेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, RX क्या करेगा AlCl3 में R लाएगा। फिलहाल ये सब बोर्ड लेवल पे ध्यान रखिएगा। ये क्या लाएगा COR, चेक करिए सब बच्चे यहाँ तक। तो अब ये रिएक्शन आपने देखा कि हेलोजिनेशन बेंजीन का कर रहे हैं, नाइट्रेशन बेंजीन का कर रहे हैं। फिलहाल अगर मान लीजिए हम कोई भी रिएक्शन उसके डेरिवेटिव के साथ करें, कहने का मतलब इसके साथ एल्काइलेशन करें, इसका हेलोजिनेशन करें, इसका नाइट्रेशन करें, तो फिर आने वाला जो ग्रुप है वो कहाँ पे जाएगा, वो वाली बात है समझने वाली। अब अगला स्टेप हमारा, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या समझना है कि अगर यही वाली रिएक्शंस हम बेंजीन के डेरिवेटिव्स मतलब ये सारे डेरिवेटिव्स हैं, अगर हम ये रिएक्शन यानी नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, ये सारी हम बेंजीन के डेरिवेटिव्स के साथ करें
तो आने वाला ग्रुप कहाँ जाएगा? पहले तो कहीं भी जा सकता है, क्योंकि 6 ओपोजिशन क्या होती हैं बेंजीन की? सिमेट्रिकल। यानी अगर आप इसको यहाँ लगा दें एक्स को तो भी वही बात है, यहाँ लगा दें तो भी वही बात है। लेकिन अगर फर्दर करते हैं, जैसे अब एक ग्रुप आ गया तो उसकी पोजीशन 1 हो गई, बेंजीन में जहाँ पे भी ग्रुप लगा देंगे उसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी? 1। अब जो आने वाला ग्रुप है वो 1 के रेस्पेक्टिव 2 पे जाएगा या 3 पे जाएगा या 4 पे जाएगा, वो कैसे पता लगाते हैं वो समझा रहा हूँ। तो एरोमेटिक में 2 टाइप के ग्रुप कहलाए जाते हैं, एक ऑर्थोपैरा, एक मेटा। यानी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं और एक बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग। कंसेप्ट्स तो मैंने आपको बताया धीरे धीरे आएंगे, लेकिन फ़िलहाल कन्वर्जन से स्टार्ट करने के लिए, समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि ऑर्थोपैरा मेटा कैसे डिसाइड करेंगे इन शॉर्ट। तो देखिए, बेंजीन जो है उसके ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप, वो आने वाले ग्रुप की पोजीशन डिसाइड करता है, आने वाला अपनी डिसाइड नहीं करता। तो अगर इस ग्रुप के अंदर अनसैचुरेशन है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है ग्रुप के अंदर, तो ये मेटा डायरेक्टिंग कहलाएंगे। मेटा कैसे डायरेक्टिंग कहलाएंगे? मेटा डायरेक्टिंग्स। तो मेटा डायरेक्टिंग्स कौन कौन से ग्रुप हो गए चेक करिए। CHO, COOH, NO2, COOR, CONH2, SO3H, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं ये वाले जितने भी ग्रुप आपने देखे सारे मेटा डायरेक्टर्स हैं, और एक एक्सेप्शन है इसमें CCl3। यानी ये एक एक्सेप्शन हो गया जिसमें कि सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद भी अगर ये लगा हुआ है तो वो आने वाले ग्रुप को मेटा पे भेजेगा। आने वाला ग्रुप में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, उससे हमें मतलब नहीं है। फिलहाल इन शॉर्ट ये सारे ग्रुप्स जो हैं कंसेप्ट के हिसाब से, तो कंसेप्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन सब ग्रुप को माइनस रेजोनेंस यानी -r के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग माना जाता है। यानी -r की कंडीशन होती है डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। कहने का मतलब, जैसे आप यहाँ देखिए, एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं आपको। ये बेंजीन बना दी मैंने और ये ग्रुप बनाया मैंने इसके ऊपर CHO। चेक करिएगा। तो अब देखिए आप डबल रीड करना शुरू करिए मेरे साथ। डबल सिंगल डबल, ये देखिए डबल सिंगल डबल। तो डबल सिंगल डबल मतलब -r। तो ये वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो कैसे होंगे? जहाँ ये कंडीशन होगी मेटा डायरेक्टर्स, मतलब ये आने वाले ग्रुप को जो भी हम रिएक्शन करेंगे वो इसके मेटा पे भेजेगा। मेटा मतलब 1 2 3, यानी मेटा मतलब 1 3, ऑर्थो मतलब 1 2, पैरा मतलब 1 4। तो समझ गए बोलो बच्चों? कहने का मतलब है डबल सिंगल डबल समझ गए, और ये ग्रुप्स ना डीएक्टिवेटिंग्स भी कहलाते हैं। तो ये जो ग्रुप हैं डबल सिंगल डबल वाले, इनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी बोलते हैं। डीएक्टिवेटिंग का मतलब है
ये बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन पुल कर ले रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन पुल करने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है, बेसिकली सारी एरोमेटिक रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है वो मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल वो सब बाद में बताऊंगा धीरे धीरे, पर फिलहाल आज ये समझिए कि -R ग्रुप कैसे पता लगाएंगे। CN हुआ, NC हुआ, तो ये सारे ग्रुप्स -R के हो गए। बोलिए क्लियर हो गया? ठीक है। अब +R वाले बता रहा हूं। +R की कंडीशन समझो पहले। +R की कंडीशन है लोन पेयर, सिंगल, डबल, और ग्रुप में क्या हो वहां पर सैचुरेशन। यहां पर क्या होना चाहिए? सैचुरेशन, सिंगल बॉन्ड। तो ये वाले कंपाउंड्स कैसे डायरेक्टिंग होंगे बच्चों? ऑर्थो एंड पैरा, यानी इनमें हमें ऑर्थो कंपाउंड्स भी मिलेंगे और पैरा कंपाउंड्स भी मिलेंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं इन शॉर्ट, ये जो ग्रुप बनाए हैं इनके अलावा जितने भी ग्रुप होंगे सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। इन ग्रुप्स के अलावा जितने भी ग्रुप्स होंगे सारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल एल्काइल लगा हो, बेंजीन के ऊपर X लगा हो, OH हो, OR, NH2, NHR, NHCHCO3, तो फिलहाल ये सारे ग्रुप जो हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग्स कहलाएंगे और इनको +R बोलते हैं। और साथ में क्या बोलेंगे? एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग का मतलब जहाँ पे ये लगे हुए हैं वो बेंजीन के कंपैरेटिव रिएक्शन को आसान बना देंगे, खाली एक इस केस को छोड़ के। यानी इस केस में बस एक है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन अगर X लगा हुआ है तो बेंजीन से कम रिएक्टिव है, बाकी सब ज़्यादा है। एक एक्सेप्शन मान लो, सिनेमिक एसिड। यानी सिनेमिक एसिड में आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, फिर भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो एक एक्सेप्शन मान लिया हमने। अब इन्हीं सब से और जो मैंने पहले रिएक्शंस पढ़ाई हैं उन सब की मदद से एरोमेटिक्स के कन्वर्जेंस को करने की, बोर्ड लेवल के डेवलप करने की कोशिश करते हैं। चलिए, यानी कुल मिला के वही रिएक्शंस लगेंगी जो मैंने भी बताई थी आपको। और ये ग्रुप का इफ़ेक्ट, ग्रुप के इफ़ेक्ट के इंक्लूडिंग और उन रिएक्शंस के इंक्लूडिंग बहुत सारे एरोमेटिक के कन्वर्जेंस करने में फ़ायदा होगा। देखते हैं, बोर्ड पर देखिए। बेंजीन से स्टार्ट करना है हमें कन्वर्जन, और मान लीजिए मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। अभी देखिए सारे तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत कम रिएक्शंस हुई हैं, बहुत कम कंसेप्ट्स हुए हैं, लेकिन फिर भी शुरू कर ही रहे हैं। मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, तो मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। ये हो गया मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। दोनों एक दूसरे की पोजीशन रिवर्स भी हो सकती हैं, तो ज़्यादातर बच्चे ये बनाएंगे ये वाला। तो फिलहाल दोनों ही सही हैं, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड और ये। तो अब आपने देखा दोनों एक दूसरे के मेटा पे हैं। अब इन दोनों जो ग्रुप लगे हुए हैं इनमें कौन सा वाला ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है बताइए?
COOH। तो पहले मैं बेंजीन के ऊपर COOH लाने की कोशिश करूंगा, फिर क्लोरीनेशन कर दूंगा। देखते हैं चलिए। तो मैंने पहले बेंजीन का एल्काइलेशन करा। क्या कंडीशन है? CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। चेक करिए। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करी मैंने, क्या बना? बेंजीन के ऊपर आ गया CH3। उसके बाद हमने इसमें डाला एल्कलाइन KMnO4। चेक करिए। तो एल्कलाइन KMnO4 इस एल्काइल ग्रुप का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन। क्या बना? चेक करो सब बच्चे। देखिए बेंजोइक एसिड बन गया। अब इस बेंजोइक एसिड का क्लोरीनेशन कर रहे हैं, तो चेक करिए मेटा पे आ जाएगा। आने वाला क्लोरीन कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा? मेटा। क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 डार्क। चेक करिएगा। तो यहां पर आया COOH Cl। बोलो आया? समझ नहीं आया पाया? अब बोर्ड पर देखना ध्यान से दोबारा। अब मैं इसी कन्वर्जन को मैंने बदल दिया पैरा। चेक करना, पैरा क्लोरोबेंजोइक एसिड बनाना है मुझे। तो अब मुझे आप बताएं कि पैरा क्लोरोबेंजोइक एसिड में पैरा पोजीशन पर क्लोरीन होगी और COH होगा, यानी बिल्कुल ऊपर COH होगा और नीचे क्या होगा? Cl। ठीक बात है। तो ऑर्थो पैरा इन दोनों में से, क्योंकि पैरा पे लाने हैं, तो इन दोनों ग्रुप में बताइए कि पैरा डायरेक्टिंग कौन सा है, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग Cl है। तो इसका मतलब मुझे पहले Cl लाना होगा, तभी तो। अगर मैं पहले COOH ले आऊँ तो फिर तो मेटा पे जाएगा। तो अगर इन दोनों में से पहले मुझे क्या लाना चाहिए? Cl, क्योंकि Cl जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो देखते हैं चलिए। अब की बार मुझे पैरा क्लोरोबेंजोइक एसिड बनाना है। तो पैरा क्लोरो क्या पोजीशंस हो गई बताइए? सबसे ऊपर तो COOH और पैरा पर, पैरा ये है क्लोरीन। एडजेसेंट ऑर्थो होती है, एक छोड़कर मेटा, दो छोड़कर पैरा। तो सबसे पहले अब हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं। चेक करिए। क्लोरीन FeCl3 डार्क। चेक करो सब बच्चे। तो यहां पर आ गया क्या? Cl आ गया। चेक करो। अब मुझे पैरा पे लाना है, तो क्लोरोबेंजीन एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो मैंने इसका क्या डाला इसमें? CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, यानी फ्रिडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन करी। तो ऑर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा, लेकिन क्योंकि कन्वर्जन में हमें पैरा वाला बनाना है तो हमने खाली पैरा वाला ले लिया। चेक करिए सब बच्चे, हमने पैरा वाला ले लिया है। ठीक है। अब इस पैरा वाले में हमने क्या करा? एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4। चेक करो, यानी एल्कलाइन KMnO4 से CH3। अब आपको सर ये तो ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं होता, दोनों एक दूसरे के पैरा पे होने चाहिए बस। ये नहीं कि आप सोचें ये ऊपर है सर ये नीचे, ऐसा नहीं है, ये तो एक ही बात है। तो बताओ आ गया समझ? नहीं आ पाया आप लोगों को समझ?
बिल्कुल ठीक है, और करते हैं चलिए। बेंजीन से मान लीजिए मुझे बनाना है बेंजीन से शुरू कर रहे हैं, या चलिए एनिलीन से शुरू करते हैं अब की बार। एनिलीन से बनाना है, समझिए दो कन्वर्जन दे रहा हूं। एक तो ये समझिए कि एनिलीन से पैरा नाइट्रो एनिलीन, ओ सॉरी पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बनाना है। दूसरा बनाना है मान लीजिए मेरे को मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो चेक करिए, देखिए दोनों एक से दोबारा ले रहा हूं मैं। अब मैंने आपको बता रहा हूं मतलब कि अगर कन्वर्जन बेंजीन से शुरू हो रहा हो तो जनरली एल्काइलेशन यानी फ्रिडल क्राफ्ट से स्टार्टिंग कर सकते हैं, हेलोजिनेशन से कर सकते हैं, नाइट्रेशन से, मतलब सारे सबसे ज़्यादातर करी जा सकती है जैसी भी सिचुएशन हो। लेकिन अगर एनिलीन से कन्वर्जन शुरू हो रहा है ज़्यादातर, या नाइट्रोबेंजीन से हो रहा है, तो उन दोनों केसेस में डायजोटाइजेशन के थ्रू ही कन्वर्जन शुरू होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। दोबारा समझते हैं, अगर बेंजीन से शुरू हो रहा है कन्वर्जन तो एल्काइलेशन भी कर सकते हैं, नाइट्रेशन भी, हेलोजिनेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कन्वर्जन एनिलीन से शुरू हो रहा है तो बेटर है कि पहले डायजोटाइजेशन करिएगा, फिर आगे सिचुएशन मिलेगी आपको। समझते हैं, तो डायजोटाइजेशन जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, तो फिलहाल पहले ये वाला कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पैरा पे है, पैरा पे एक दूसरे की पोजीशन पर, तो एनिलीन खुद एक पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा। तो मैंने सबसे पहले ही FeCl3 डाल करके ये पहला स्टेप कर लिया। चेक करिए सब बच्चे। अब मुझे ध्यान से देखिएगा, NH2 की जगह खाली क्या लाना है, NO2 लाना है। और डायजोटाइजेशन मैंने आपको बताया ही कि एनिलीन से जब भी कन्वर्जन शुरू हो रहे होंगे तो डायजोटाइजेशन वाला स्टेप तो मस्ट है ही, कम से कम ये मान के चलिए। तो ये डायजोटाइजेशन कर दिया मैंने, N2 प्लस Cl माइनस, यहाँ पे क्या आ गया आपका Cl। अब देखिए डायजोटाइजेशन में N2 प्लस Cl माइनस वाले केस में अगर मुझे NO2 लाना है तो कौन सा रिएजेंट हो गया, NaNO2। यानी अब इसमें मैं अगर NaNO2 कर दूंगा रिएक्शन NaNO2 के साथ, तो देखिएगा ये यहाँ पर ऐसे, बहुत बढ़िया, नाइट्रो आ गया और पैरा पर Cl है ही, गुड। रिएजेंट NaNO2, बाई प्रोडक्ट NaCl प्लस N2। चेक करिए सब बच्चे, यानी बाई प्रोडक्ट निकल गया NaNO2, सॉरी NaCl प्लस N2। तो अब आप देखो, अब दूसरा कन्वर्जन है मेटा। तो मेटा में अगर मैं ये सोचूं कि एनिलीन का पहले मैं क्लोरीनेशन कर लूं, क्योंकि दो ग्रुप लाने हैं मुझे, एक Cl लाना है, एक NO2 लाना है। NO2 आएगा डायजोटाइजेशन के बाद। तो अगर मैं सीधा पहले NH2 का क्लोरीनेशन कर लूं तो फिर पैरा पे बनेगा। तो इसका मतलब अब मुझे पहले क्या लाना होगा, NO2 लाना होगा NH2 की जगह। यानी इसका मतलब पहले डायजोटाइजेशन करेंगे, फिर NO2 आएगा, और उस NO2 का क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या किस पे आ जाएगा, मेटा पे। तो बोर्ड पर देखिए मैंने क्या समझाया। यानी अब आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि पहले कौन सा स्टेप फॉलो करना है। जैसे पिछले कन्वर्जन में भी आपने देखा, एक बार तो ऑक्सीडेशन पहले कर दिया और एक बार बाद में करना पड़ा हमें। तो यहाँ देखते हैं, डायजोटाइजेशन हमने पहले कर दिया,
Na2 प्लस HCl, टेम्परेचर बोलिए 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। रिएक्शन का नाम डायजोटाइजेशन। प्रोडक्ट क्या बना इस केस में, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, पहले वीडियोस में आ चुका है, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। अब इसके अंदर हमने क्या करा, NaNO2 डाला, चेक करिएगा। NaNO2 डालने पर क्या बन गया यहाँ पे, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन बनाना हो एनिलीन से तो ये भी एक मेथड हो गया, चेक करिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका क्लोरीनेशन। क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, डार्क कोल्ड कुछ भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल क्या बना, नाइट्रो तो यहां पर आ गया और Cl आ गया यहां पर, चेक करिए सब बच्चे। यानी नाइट्रोबेंजीन से ये बन गया। चलिए अगला कन्वर्जन करते हैं एक और, एनालीन से बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए आपको बनाना है बेंजीन से फिनॉल। क्या बनाना है, बेंजीन से फिनॉल। ये कन्वर्जन मैं यहीं तक के ले रहा हूँ जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है, बाद में तो बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, कन्वर्जन्स भी उसी हिसाब से बढ़ जाएंगे। फिलहाल तो आसान वाले चल रहे हैं। तो बेंजीन से, चलिए बेंजीन से फिनॉल में क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमने ले ली बेंजीन भैया, हमने इसका करा क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ठीक बात, क्या आ गया, क्लोरोबेंजीन आ गया। चेक करो सब बच्चे। अब क्लोरोबेंजीन के बाद हमने क्या करा समझिएगा, इसमें हमने मैग्नीशियम ईथर डाला, मैग्नीशियम ईथर, यानी इसका हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, चेक करिए MgCl। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका करेंगे हम ऑक्सीडेशन, हाफ O2, क्या बना, बेंजीन के ऊपर आ गया OMgCl। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस जैसा कि पहले भी हो चुका है ग्रिग्नार्ड में, लेकिन बार बार होगा तब आएगी जाके। बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, OH, बाई प्रोडक्ट क्या निकल गया, MgBr और Cl। नहीं एक मिनट रुकिए, OH आ गया, Mg यहाँ पे आया ना, H यहाँ पर आ गया, OH यहाँ पर आ गया, तो MgCl और OH। सॉरी, चेक करो सब बच्चे। बेंजीन से फिनॉल आ गया, और करते हैं चलिए। मान लीजिए अब आपका नेक्स्ट कन्वर्जन है बेंजीन से बेंजोइक एसिड। चलिए करवाते हैं, बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड, चेक करिए। तो बेंजोइक एसिड मतलब वही दिखाई दे रहा है सीधा, ऑक्सीडेशन। तो हमने पहले इसका क्या करा, एल्काइलेशन कर लिया। तो बेंजीन से बेंजोइक एसिड में क्या करा, फर्स्ट स्टेप में हमने डाला CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। क्या बना, बेंजीन के ऊपर आ गया CH3, इसका नाम टॉल्वीन। सेकंड स्टेप, एल्कलाइन
KMnO4। क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। बोलिए, चेक करिए आ गए नहीं आ गए कन्वर्जन करने थोड़े थोड़े। तो यहाँ तक समझ गए? बोलो। अब नेक्स्ट एक कन्वर्जन दे रहा हूँ, ध्यान से करना अपने आप। ब्रोमोबेंजीन से बनाना है बच्चों आप लोगों को, स्टार्ट फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो ब्रोमोबेंजीन से आपको बनाना है 1 फिनाइल ईथेन 1 ऑल। थोड़ा अजीब सा आ गया, आपने देखा? यानी पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूं। 1 फिनाइल ये हो गया, देखिए 1 फिनाइल ईथेन 1 ऑल। इंडिकेशन आ रहा है कि ये एक एल्कोहल है। दूसरा इंडिकेशन आ रहा है कार्बन बढ़ रहे हैं। तो कार्बन बढ़ने की टेक्निक मैंने आपको बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वुड्स रिएक्शन और केसीएन, 3 ये आपका काम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कोशिश करने जा रहा हूँ ग्रिग्नार्ड से। तो मैंने पहले इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिया, Mg ईथर, Mg और ईथर, चेक करिए MgBr आ गया। अब वहाँ देखिए 2 कार्बन बढ़ रहे हैं, तो मैंने इसमें सीधा CH3CHO डाल दिया, CH3CHO, और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। खुद कर कर देखिएगा, ग्रिग्नार्ड पिछली वीडियो में है ही आपकी। तो अब मैं आपको हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन और पढ़ा रहा हूँ। फिर तो ये कन्वर्जन अब धीरे धीरे चलते रहेंगे, चैप्टर वाइज आएंगे, जो भी एरोमेटिक के वो कवर होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत हो गई। हॉफमैन्स ब्रोमेमाइड और पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद बस फिर ये वीडियो आपकी यहीं समाप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो से, इन द 8th वीडियो, वी शैल कवर द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड, आफ्टर विच उनकी रीजनिंग और ख़त्म चैप्टर। मेरे ख्याल से 9th वीडियो में ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे एल्कोहल फिनॉल, नहीं सॉरी, इसके एंट्रेंस की वीडियो, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एंट्रेंस में आए हैं वो, फिर आएगा एल्कोहल फिनॉल। चलिए, तो डालिए हेडिंग हॉफमैन्स ब्रोम एमाइड रिएक्शन। हॉफमैन्स ब्रोमा एमाइड बोल देते हैं कुछ लोग कुछ बोल देते हैं कुछ लोग कुछ। फिलहाल रिएक्शन का सही नाम है हॉफमैन्स, साइंटिस्ट का नाम हो गया ब्रोम हॉफमैन्स। आसान सी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हॉफमैन्स साइंटिस्ट हो गया, ब्रोम यानी हमें ब्रोमीन इसमें लेना पड़ेगा। हॉफमैन्स ब्रोम एमाइड पे ये रिएक्शन होती है। हॉफमैन्स साइंटिस्ट का नाम हो गया, ब्रोम ब्रोमीन रिएजेंट लेना है, और एमाइड के ऊपर ये रिएक्शन होती है। तो हॉफमैन्स ब्रोमेमाइड, ऐसे इसका नाम पड़ा। पहला पॉइंट, रिएक्शन इज गिवन बाय acid amides। reagent are Br2 oblique alcoholic NaOH और KOH, और इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं एंट्रेंस वाले NaOBr।
बोर्ड वाले भी लिख देते हैं वैसे, NaOBr, यानी इन दोनों से रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, NaOBr। प्रोडक्ट हो गया अमीन हैविंग 1 कार्बन लेस देन एमाइड। चेक करिएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 कार्बन लेस का मतलब रिएक्शन इज यूज टू डिक्रीज ए कार्बन एटम, यानी एक और रिएक्शन आ गई ओजोनोलिसिस के अलावा जिसमें हम आप कार्बन घटा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये करा दे रहा हूँ, इसका इस्तेमाल अभी 2 3 4 वीडियो के बाद ही होगा। तो एसिडमाइड का फॉर्मूला बताएं, ये रहा। एक बार तो पूरी बैलेंस रिएक्शन लिखा करूँगा मैं और एक बार सीधा उसका शॉर्टकट। तो NaOH भी हो सकता है और KOH भी। प्रोडक्ट क्या बना, उधर R है तो R ही लिख दीजिए, CH3 होता तो CH3, यानी यहाँ से आप समझिए बस CO हटाना है आपने। क्या हटाना है, CO। लेकिन फिलहाल बाई प्रोडक्ट क्या है, K2CO3 प्लस 2KBr प्लस ट्वाइस H2। लेकिन आइंदा आपको कैसे करना है, आइंदा का मतलब आज के बाद आपको ये सीधा सीधा बस एसिडमाइड लिखना है। ये रहा, जो कि एरो के ऊपर रिएजेंट Br2 ऑब्लिक NaOH या KOH। प्रोडक्ट CO हटा दीजिए, बस NH2 लगा दीजिए। इसका इस्तेमाल बाद में होगा क्योंकि मैंने बोल दिया था कि मैं पढ़ाऊँगा, तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया है। लेकिन अभी इसको पॉकेट में ही रखिए, बाद में निकालेंगे 2 4 5 वीडियो के बाद। फ़िलहाल उसको जब दोबारा भी समझाऊंगा मैं, तो इस वाली वीडियो में एरोमेटिक पे खास ध्यान रखिएगा। तो 8th वीडियो में हम करेंगे एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज़। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।